इसराइल कैसे बना, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि किसने बनाया। इन दोनों ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 150 से 200 साल पीछे चलना होगा। ये लगभग 1840 के आसपास की बात है कि जब तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया बड़ी ही तेजी के साथ कमजोर पड़ रही थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सल्तनत उस्मानिया के मिस्र में मौजूद एक गवर्नर मतलब कि मोहम्मद अली पाशा ने अपनी आज़ादी और अपने अलग होने का ऐलान कर दिया। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मोहम्मद अली पाशा का ताल्लुक अल्बानिया से हुआ करता था, मगर मिस्र को ही इस इंसान ने अपना मुल्क बना लिया था। आज के दौर में जो मिस्र हमें नजर आता है मतलब कि मॉडर्न इजिप्ट, इसका फादर भी इसी इंसान को माना जाता है। मोहम्मद अली पाशा ने काहिरा शहर को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में अपनी सल्तनत को ताकतवर बनाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मॉडर्न बनाने के लिए, फ्रांस से हाथ मिला लिया। बल्कि शुरुआती दौर में सुइस कैनाल का ठेका भी फ्रांस को ही दिया गया था, वही सुइस कैनाल कि जिसको आज के दौर में आप लोग रेड सी और उस समुद्र के बीच में देखते हैं कि जो समुद्र यूरोप के बीचों बीच है। सिर्फ इस एक सुइस कैनाल की वजह से ही यूरोप और एशिया के बीच का जो समुद्री रास्ता है वो हद से ज्यादा छोटा हो जाता है। हालांकि फ्रांस और मोहम्मद अली पाशा के बीच ज़्यादा लंबे वक्त तक बन नहीं सकी थी, और यही वो दौर था कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने भी इस इलाके में हर हाल में उतरने का फैसला कर लिया था। वैसे तो जाहिर है इसके पीछे कई रीजंस थे, मगर एक मेजर वजह इसी सुइस कैनाल को बताया जाता है। उस दौर के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड पामस्टन ने इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में इस सुइस कैनाल की अहमियत कितनी ज्यादा होने वाली है, और फिर इस इलाके में ब्रिटेन के जो मफादात हैं, जो उसके फायदे हैं, उनको हमेशा महफूज रखने के लिए और साथ ही साथ इस इलाके में दबदबा बनाए रखने के लिए एक मंसूबा तैयार किया, जिस मंसूबे के तहत ही इस इलाके में यहूदियों को लाकर आबाद करने का आगाज किया गया। अब ब्रिटेन की यहूदी आबादी के जरिए से ब्रिटिश एम्पायर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी वो इस मंसूबे को आगे बढ़ा रही थी, और इसके तहत ही कुछ यहूदियों ने फिलिस्तीन के अंदर जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी। हालांकि उन लोगों का ये मंसूबा ज्यादा कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर तक बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों की आबादी 24,000 तक ही पहुंच सकी थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि क्योंकि तुर्की की सल्तनत उस्मानिया ने जब ये माहौल देखा था तो अचानक से फिलिस्तीन के अंदर यहूदियों के ऊपर जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि कुछ वक्त के बाद जब माहौल बदला तो कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से उनको ये पाबंदी हटानी भी पड़ी थी। इसके बाद दोबारा से यहूदियों ने यहाँ पर न सिर्फ जमीन खरीदनी शुरू की, बल्कि इस बार और भी ज्यादा तेजी के साथ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया गया। ब्रिटेन की सपोर्ट से चलने वाले इस मंसूबे को देखकर अब यूरोप में रहने वाले यहूदियों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी, इसीलिए अब यूरोप के अंदर भी इस चीज की आहट सुनाई देने लगी थी। 1897 में थियोडोर हर्जल के जिसको ज़ायोनिज़्म का फाउंडर समझा जाता है, उसकी लीडरशिप में स्विट्जरलैंड के अंदर एक कांग्रेस को मुनक्किद किया गया था। ये एक इस तरीके की कॉन्फ्रेंस थी या कहिए कि मीटिंग थी कि जिसके अंदर यहूदियों के लिए उनका अपना एक मुल्क बनाने का इरादा किया गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि जहां से ही ज़ायोनिज़्म की शुरुआत हुई थी। अब जहां एक तरफ उस दौर में बड़ी तेजी के साथ यूरोप और ब्रिटेन के असरदार यहूदियों की तरफ से चलाया जाने वाला ये मंसूबा पॉपुलैरिटी पकड़ता जा रहा था और यहूदियों की अपनी खुद की एक रियासत की मांग तेज होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरब में भी हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे थे। शुरुआत में ब्रिटेन और यूरोप के असरदार यहूदियों के इस मंसूबे के जवाब में ब्रिटिश एम्पायर ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना अफ्रीका के देश युगांडा के अंदर यहूदियों को उनका अपना एक मुल्क, उनको अपनी एक रियासत बनाकर दे देते हैं। ब्रिटिश एम्पायर के इसी मंसूबे, इसी प्लान को ही आज के दौर में दुनिया युगांडा स्कीम के नाम से याद करती है। 1903 में जब छठी ज़ायोनिस्ट कांग्रेस हुई तो उसमें खुद थियोडोर हर्जल ने भी युगांडा वाला ये मंसूबा लोगों के सामने रखा, लेकिन खुद ज़ायोनिस्ट लोगों के बीच ही इस मीटिंग में इस मामले को लेकर इख्तलाफ हो गया। दूसरी तरफ अफ्रीका के अंदर जो खुद ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से आबाद किए हुए लोग थे, उन्होंने भी इस मंसूबे की खुली मुखालिफत की, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर हुआ ये कि डेविड लॉयड जॉर्ज के जो किसी दौर में इस युगांडा वाले मंसूबे का हिस्सा रहे थे, या आप कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में आगे रहे थे, वो अब यूके के प्रधानमंत्री बन गए। वो पेशे से वकील थे, इसीलिए वो ज़ायोनिस्ट लोगों की ये जो युगांडा वाला मंसूबा था इसमें लीगली मतलब कि कानूनी तौर पर भी काफी मदद करते आए थे। जुलाई 1914 का वक्त आया तो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। इस जंग में फ्रांस, रशिया और यूके एक तरफ से लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी मौजूद थे।
لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ نے بھی برٹش امپائر کے خلاف اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا، تو یو کے کی طرف سے بھی اب ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے وقت ہی ڈیوڈ لوئڈ جارج کے جو اس وقت تک پردھان منتری تو نہیں بنے تھے لیکن طاقتور کافی تھے اور بننے ہی والے تھے، انہوں نے کلیئرلی یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین کا فیصلہ بھی اسی جنگ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے ہی زائونزم موومنٹ کا ایک اہم لیڈر کہ جس کو اتہاس میں خائم وائزمن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ برٹین کے اندر ایکٹیو ہو چکا تھا۔ یہ بیلاروس میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ جیسے علاقوں میں اس نے پڑھائی کی تھی اور پھر بعد میں برٹین میں رہنے لگا تھا، جہاں پر برٹین کے جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینز تھے یا لیڈرز تھے ان کو یہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے کنونس کر رہا تھا۔ یو کے ایک اور پرانے پردھان منتری کہ جو 1902 سے لے کر 1905 تک گدی پر بیٹھے تھے اور جن کو اتہاس میں آرتھر جیمز بالفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مانا جاتا ہے کہ اس بندے کے کافی خاص رشتے تھے اور اسی لیے یہ بندہ آرتھر بالفور کو فلسطین کے معاملے میں منانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب 1916 میں جب فائنلی ڈیوڈ لوئڈ جارج نے یو کے پردھان منتری کی گدی سنبھالی تو پہلے ہی ورلڈ وار چل رہی تھی، تو وار کے معاملات کو صحیح طور پر سنبھالنے کے لیے انہوں نے خاص طور سے آرتھر والفور کو اپنی کیبنٹ میں ایک فورن منسٹر کے طور پر شامل کیا۔ تو اب صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ خود یو کے پردھان منتری مطلب کہ ڈیوڈ لوئڈ جارج اور یو کے فورن منسٹر مطلب کہ آرتھر والفور دونوں ہی فلسطین کے اندر اسرائیل بنانے کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ یو کی کیبنٹ کے جو باقی زیادہ تر لوگ تھے وہ اس منصوبے کے خلاف نظر آ رہے تھے۔ ابھی یہ معاملہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے ہی رہا تھا کہ پھر اچانک سے اس پورے معاملے میں انٹری ہوتی ہے یورپ کی سب سے طاقتور اور اثردار فیملی کی، جس کو ہماری پوری دنیا میں روتھ چائلڈ فیملی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روتھ چائلڈ فیملی اس دور میں برٹین کی سب سے امیر فیملی تھی اور فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش امپائر کو ایک طریقے سے یہی فنڈ کر رہی تھی۔ یہ نہ صرف مالی طور پر ہی برٹش امپائر کی اس جنگ میں مدد کر رہی تھی، بلکہ اس فیملی کی جو چھوٹی بڑی شاخائیں یورپ کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اور پورے یورپ میں جو اس کے چھوٹے بڑے کنیکشنز تھے، ان کی مدد سے یہ بہت ساری خفیہ جانکاری بھی برٹش امپائر کے لیے لگاتار جٹا رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی سیم فیملی جو زائونزم کی پوری تحریک چل رہی تھی اس کی بھی سرپرستی کر رہی تھی۔ اب جب سب سے طاقتور اور اثردار فیملی ہی فلسطین کے اندر اسرائیل کو بنانے کے پکش میں کھڑی ہوئی تھی تو برٹش امپائر کے لیے اس منصوبے کو نظر انداز کرنا لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے پردھان منتری اور ودیش منتری تو پہلے ہی اس معاملے پر راضی ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب یو کے پردھان منتری لارڈ جارج نے اسی فیملی کو ہی فلسطین کے اندر اسرائیل قائم کرنے کا ایک ایسا منصوبہ بنانے کو کہا کہ جو لگ بھگ سبھی کے لیے قابل قبول ہو۔ کام شروع کیا گیا اور اس منصوبے کو بنانے میں بھی سب سے آگے وہی خائم وائزمن نظر آیا کہ جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور لگ بھگ 3 مہینے کام کیا اور پھر ایک منصوبہ تیار کیا۔ بعد میں اسی پورے منصوبے کو ہی فورن منسٹر مطلب کہ بالفور نے اپنے خط کے ذریعے سے اس دور کے روتھ چائلڈ فیملی کے جو ہیڈ تھے مطلب جو سردار تھے لیونل والٹر روتھ چائلڈ ان کی طرف بھیجا۔ اس خط میں 2 نومبر 1917 کی تاریخ پڑی ہوئی ہے اور اسی کو ہی اتہاس میں بالفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلا ایسا ڈاکیومنٹ تھا کہ جس کے ذریعے سے برٹش امپائر نے اس دور میں یہودیوں کی سب سے طاقتور اور اثردار فیملی سے آفیشیلی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے اتہاس پر بات کی جاتی ہے تو اس خط کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بالفور ڈکلیریشن کو ہمیشہ ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ اسی کو ہی اسرائیل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس خط کے حساب سے دیکھا جائے تو یہودی ریاست کے لیے پورا فلسطین نہیں دیا گیا تھا، بلکہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے قومی گھر کی بات کی گئی تھی۔ وہ خط آج بھی یو کے اندر موجود ہے، جبکہ وہ ٹیبل کہ جس کے اوپر رکھ کر بالفور نے اس دور میں اس کے اوپر سائن کیے تھے، وہ ٹیبل آج بھی اسرائیل کے اندر حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تھی اور ہار ہی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پوری طریقے سے بکھر گئی تھی۔ فلسطین اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ برٹش امپائر کے حصے میں آیا اور اسی کو ہی برٹش مینڈیٹ کا دور کہا جاتا ہے۔ 1920 کے بعد سے پورے یورپ سے بڑی تعداد میں بھر کر یہودی فلسطین کے علاقے میں آ رہے تھے اور یہاں پر
आबाद हो रहे थे। 1940 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और जर्मनी के पूरे इलाके में हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों पर जुल्म सितम करने शुरू किए, तब ये आने का सिलसिला और भी ज्यादा तेजी पकड़ गया। जब फिलिस्तीन के अंदर बड़ी ही तेजी के साथ यहूदियों की आबादी बढ़नी शुरू हुई तो वहाँ की जो लोकल आबादी थी वो इसको अपने लिए खतरा समझने लगी। उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया और अब यूनाइट होना भी शुरू किया, लेकिन तब तक उनके लिए काफी देर हो चुकी थी। उनका ये यूनाइट होना या एहतजाज करना कोई बदलाव ना ला सका। 1930 की दहाई में तो फिलिस्तीनी लोगों ने बगावत भी कर डाली थी, लेकिन जाहिर है उस दौर की सुपर पावर मतलब के ब्रिटिश एम्पायर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे और आखिर में इस बगावत को भी कुचल दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो हमारी इस दुनिया में यूएन भी वजूद में आया और फिर उसी यूएन के जरिए से इजराइल को एस्टेब्लिश करने का आखिरी और फाइनल प्रोसेस शुरू किया गया। इसके बाद यूएन के अंडर में ही एक फार्मूला तैयार किया गया जिसको आज के दौर में हम लोग यूएन पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं, जिसके जरिए से जो फिलिस्तीन का पूरा इलाका था उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तो जाहिर है फिलिस्तीन का फिलिस्तीन ही रहा, जबकि दूसरे टुकड़े को नाम दिया गया इजराइल। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहूदी कि जिनकी अरबों के मुकाबले में आबादी बहुत ज़्यादा कम थी, उनको इन दोनों टुकड़ों में से जो टुकड़ा दिया गया था वो पूरी ज़मीन का 55 से 56% था, जबकि फ़िलिस्तीनी अरब लोग कि जिनकी आबादी यहूदियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, उनको सिर्फ 44 से 45% ज़मीन दी गई थी। जबकि यरूशलेम मतलब कि बैतुल मुक़द्दस नाम का जो शहर है उसको इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। 1947 में जब फिलिस्तीन के 2 टुकड़े किए गए थे तो उस वक्त यहाँ पर यहूदियों की आबादी लगभग 6 लाख से कुछ ज्यादा हुआ करती थी, जबकि दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी अरब लोग थे उनकी आबादी 12 लाख से ज्यादा थी। अब जो ज़ायोनिस्ट लोग थे उन्होंने तो फौरन ही इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया और फौरन ही इस मंसूबे को कबूल कर लिया, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों ने यूएन के इस प्लान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इस बंटवारे के कुछ महीनों के बाद ही मतलब 1948 में ब्रिटिश एम्पायर भी यहाँ से निकल गया और उसके निकलते ही अरबों और इजराइलियों के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो गया, जिस कॉन्फ्लिक्ट को आज के दौर में यहूदी लोग अपनी जंग आज़ादी के तौर पर याद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग नकबा के तौर पर याद करते हैं। तो वहीं दुनिया के बाकी कुछ लोग इसको फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के नाम से याद करते हैं। तो ये थी इजराइल के बनने की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।